जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है जैव विविधता। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में या प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों की बहुलता को ही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जैव विविधता का जब योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन किया जाता है, अर्थात नीतियों का निर्माण करके या संचालित कानूनों का क्रियान्वयन करके या फिर अन्य किसी माध्यम से जब जीव जंतुओं को सुरक्षित किया जाता है या उनके शिकार को रोका जाता है, उनके प्राकृतिक आवास को बचाया जाता है, उनके लिए जीवन के अनुकूल दशाओं को उत्पन्न किया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? जैव विविधता का संरक्षण कहते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों का, अर्थात जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का एवं सूक्ष्म जीवों का योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन करना है ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे, साथ ही साथ जैव विविधता भी बरकरार रहे। और जो जैव विविधता का संरक्षण है वह इसीलिए भी आवश्यक हो जाता है ताकि कुछ जो विशेष प्रजातियां हैं वो विलुप्त ना हो, ताकि खाद्य श्रृंखला प्रभावित ना हो, साथ ही साथ क्षेत्र विशेष में आनुवांशिक जैव विविधता बनी रहे। फलस्वरूप जो पारितंत्र है या इकोसिस्टम है वो नष्ट होने से बच जाए। जीव जंतुओं को दो प्रकार से संरक्षित किया जाता है। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण के माध्यम से, तो वह स्थानीय संरक्षण के माध्यम से। इनके बारे में भी जो है हमने पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, राइट। संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं तो स्वस्थानीय संरक्षण क्या कहलाता है? देखिए, जब जीव जंतुओं को एवं वनस्पति को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है तो उसे ही स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने कहा कि ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है। अब इस पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर कोई भी जीव जंतु पाया जाता है और चूंकि लोग उसका क्या करते हैं? शिकार करते हैं, राइट। इसीलिए उसकी संख्या में कमी आ रही है। तो सरकार किसी क्षेत्र विशेष में या किसी वन क्षेत्र को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे देती है और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है तो वहां पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि का पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। अर्थात ना तो कोई लकड़ी लेने जाएगा, ना ही वनोपज इकट्ठा करेगा, ना ही जंतुओं का क्या करेगा? शिकार करेगा। तो चूंकि एक तो उसका शिकार नहीं होगा, दूसरी चीज उसके आवास में नुकसान नहीं होगा, राइट। तो भविष्य में संभावना होगी कि उसका क्या हो जाए? संरक्षण हो जाए। तो इसको ही क्या कहते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण। तो जब जीव जंतुओं का एवं वनस्पति का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। और स्वस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, तो जो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 है उसकी शक्तियों का प्रयोग करते ही किसी वन क्षेत्र को या तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे देते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है, राइट। आरक्षित वन का, संरक्षित वन का, आर्द्र भूमि का, पवित्र उपवन और पवित्र झीलों का जो है दर्जा दे दिया जाता है ताकि उस क्षेत्र की जैव विविधता सुरक्षित रहे। दूसरा क्या होता है? वह स्थानीय संरक्षण होता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जीव जंतु है, इसको अगर हमको संरक्षित करना तो एक तो हम इसके आवास को ही संरक्षित कर दें तो ये सुरक्षित हो जाएगा। परंतु जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उसको प्राकृतिक आवास में संरक्षित नहीं किया जा सकता है, जैसे जलवायु में परिवर्तन हो चुका है या आसपास को जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो आवासीय क्षेत्र में तब्दील हो गया है, या फिर वहां पर मानवीय गतिविधियों से उनके प्राकृतिक जो निशे है, राइट, उसमें परिवर्तन हो गया, तो फिर उनको अन्य जगह पर क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, राइट। तो जब जीव जंतुओं को एवं वनस्पति को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी अन्य जगह पर या स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसको ही वह स्थान या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जीव जंतुओं को चिड़ियाघर में, वनस्पति उद्यान में, राइट, वनस्पतियों को वनस्पति उद्यान में, जो फसल हैं उनके फसल हैं या जो फल हैं उनके बीजों को बीज बैंक में, फिर जीन बैंक में, जीन सफारी पार्क में, राइट, ऊंट की, राइट, या टिश्यू
जो सेंटर है, या फिर क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन हो जाएगा, तो इस तरीके से उनको संरक्षित किया जाता है। अब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यान, राइट, राष्ट्रीय उद्यान की क्या परिभाषा होती है, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और आर्द्र भूमि, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको जितनी भी प्रजातियां हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, राइट। तो अगर आप इनका रिवीजन करेंगे तो आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं, क्योंकि चीजें बहुत छोटी हैं, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कौन सा पक्षी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को आप रिवीजन करते जाएं, ताकि आपको ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उद्यान है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये आपको कंठस्थ याद हो जाए। क्लियर। आज हम जीवों के या जैव विविधता के संरक्षण के लिए या वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जो जितनी भी नीतियां हैं या अधिनियम हैं उनके बारे में समझना शुरू करते हैं, राइट। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें MPPSC, UPSC हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। चलिए, तो अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है और इसका जैव विविधता या वन्य जीवों के संरक्षण में क्या योगदान है उसको समझते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि वन्य प्राणियों को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, राइट, तो वो है मनुष्यों से, राइट। और कई बार मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में, दोनों तरीके से, राइट। जैसे अगर हम देखें, एक तो क्या हो जाएगा बानबूझकर, तो वन्य प्राणियों को जानबूझकर चोट पहुंचाता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा अनजाने में। कैसे, समझिए। देखिए, कई बार व्यक्ति वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं, राइट, ताकि उनकी जो खाल है, नाखून है, बाल है या उनका कोई भी अंग है उसको बाजार में बेचकर अच्छा खासा धन कमा सके, राइट। तो जीव जंतुओं का क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है मांस के लिए या फिर उनके शरीर के किसी विशेष भाग को प्राप्त करने के लिए, राइट। तो जीव जंतुओं को मांस के लिए या उनकी खाल, राइट, या जो त्वचा है, नाखून है, बाल है, उनके लिए उनका शिकार किया जाता है। या अनजाने में हम वन क्षेत्रों में ही कोई गतिविधियां करते हैं, जैसे खनन की गतिविधि है, या वहां पर लोग टूरिज्म के लिए घूमने जाते हैं, राइट, प्रदूषण फैलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, इसकी वजह से भी वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा मनुष्यों से प्रभावित होते हैं, और जितनी ज्यादा मानवीय गतिविधियां होंगी उतनी ही ज्यादा वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका असर पड़ेगा, और धीरे धीरे उनकी प्रजनन कम होती जाएगी और वो विलुप्ति की कगार पर विलुप्ति की कगार पर चले जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे, राइट। इस समस्या से निदान के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम बहुत ही जो है महत्वपूर्ण नियम है। उसका कारण क्या है कि एक तो वन्य प्राणी जो अधिनियम है उसने शिकार की जो गतिविधियां हैं उन पर पूरी तरीके से क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि भारत में पहले राजतंत्र होते थे, और जो राजा महाराजा होते थे, चाहे हमारे कॉलोनियल मास्टर अंग्रेज हों, वो शिकार खेलने जाते थे, शेर का, हिरण का, या जो वन्य प्राणी है उनका शिकार किया जाता था, राइट। तो शिकार भी भोजन के लिए, शौक के लिए, या फिर अपनी जो है क्षमता दिखाने के लिए भी शिकार किया जाता है। तो एक तो इस 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से शिकार पर पूरी तरीके से क्या है, प्रतिबंध है। शिकार के साथ साथ वन्य प्राणियों को किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ खिलाना या ऐसा पदार्थ खिलाना जिससे वो बीमार हो सकते हैं, उनको परेशान करना, उनके साथ में छेड़खानी करना, इन पर भी क्या है, प्रतिबंध है। और यदि मनुष्य जंतुओं के साथ में जंतुओं का शिकार नहीं करेंगे या उनके प्राकृतिक आवासों में प्रवेश नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इससे वन्य प्राणियों का क्या होगा, संरक्षण होगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम ये कहें, भारत में वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है वो कौन सा हो जाएगा, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 हो जाएगा,
राइट। तो पहली चीज तो यही है कि भारत में वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, अधिनियम है। साथ ही साथ इस अधिनियम से वन्य प्राणियों के शिकार करने पर पूर्णतः क्या है, प्रतिबंध है, राइट। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत यदि कोई भी व्यक्ति वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में वर्णित किसी भी जीव जंतु का शिकार करता है तो उसे सजा का प्रावधान दिया जाएगा। साथ ही साथ यह वन्य प्राणियों को परेशान करने, उनको मादक पदार्थ या कोई ऐसा पदार्थ खिलाने जिससे उनकी जान को संभावना होती है, उनके साथ में उनको परेशान करना, किसी क्षेत्र विशेष से उनको भगाना, इन पर भी पूरी तरीके से क्या है, प्रतिबंध है। अर्थात वन्य प्राणियों के लिए जो मानवीय गतिविधियां हैं, राइट, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए मानवीय गतिविधियों को इस अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है। और वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा वन्य प्राणियों का शिकार करना एवं उनके साथ में परेशान करने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है, राइट। और इस अधिनियम में कितनी सूचियां हैं, तो इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं, राइट। क्या है, 6 अनुसूचियां हैं। अब 6 अनुसूचियां क्यों हैं, क्योंकि सभी जीव जंतुओं को एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। जैसे कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनके प्राकृतिक आवास क्षरण होते जा रहे हैं या प्राकृतिक आवास में परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं, अति संकटपन्न हो चुके हैं, उनको अलग सूचियों में रखा जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये याद रखना है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, 6 अनुसूचियां हैं। और इन 6 अनुसूचियों में से अनुसूची 1 और अनुसूची 2, राइट, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का भाग 2, राइट, इसमें ऐसे जीव जंतुओं को रखा गया है जिनके लिए सर्वोच्च सुरक्षा है, अर्थात जो अति संकट है, राइट, उनको अति सुरक्षा दी गई है। अर्थात यदि आप अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में सम्मिलित किसी भी जीव जंतु के या किसी भी वन्य प्राणी के क्या करते हैं, शिकार करते हैं, राइट, तो आपको अधिक से अधिकतम सजा मिलेगी, राइट। हो सकता है यदि आपके खिलाफ सबूत भी मिल गए तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है, राइट। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में ऐसे जीव हैं जिनको अति सुरक्षा की जरूरत है, इसी वजह से उनको अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में रखा जाता है, जिनके लिए सर्वोच्च सुरक्षा है और इनका शिकार करने पर जो है कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो अनुसूची 3 और अनुसूची 4, राइट, अनुसूची 3 और अनुसूची 4, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में ऐसे जंतु रखे गए हैं, राइट, जिनको कम संकट है और इनके लिए कैसी है, कम सजा है। कम सजा का मतलब तुलनात्मक रूप से, तो ऐसे प्राणी जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में हैं उनसे कम सजा दी जाएगी किसमें, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 के जीव जंतुओं का शिकार करने पर या उनको परेशान करने पर। तो अनुसूची 3 और अनुसूची 4 के जो जीव जंतु हैं अगर उनका शिकार करते हैं या करते हुए पाए जाते हैं तो कम सजा का क्या रखा गया है, प्रावधान रखा गया है, राइट। अब उसके बाद में अनुसूची 5, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स में अनुसूची 6 तो पूछी ही जा चुकी है। अनुसूची 5 क्या है, अनुसूची 5 में एक शब्द है, इसको याद कर लेना बिल्कुल, वर्मिन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो वर्मिन है उनको किस में रखा गया है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में किनको रखा गया है, वर्मिन को रखा गया है।
अब वर्मिन का अर्थ क्या होता है समझना। वर्मिन ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि मनुष्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, अर्थात मनुष्यों की फसलों को खराब कर देते हैं या उनके लिए कई प्रकार के रोग फैलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वर्मिन कहा जाता है। राइट, तो अनुसूची 5 में वर्मिन है, और वर्मिन ऐसे जीव जंतु होते हैं जो मनुष्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, खाने पीने की वस्तुओं को खराब कर देते हैं या फसलों को खराब कर देते हैं। इसीलिए इनकी शिकार करने की क्या है, अनुमति है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति वर्मिन का शिकार करेगा तो उसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएंगे, चूहे हो जाएंगे जो कि फसलों को खराब कर देते हैं, राइट, या चूहे हो जाएंगे या चमगादड़ हो जाएंगे जो कि फसलों को, या कौवे हो जाएंगी, राइट। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, वर्मिन कहलाते हैं, राइट। तो अनुसूची 5 में वर्मिन है जो कि मनुष्यों को नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसीलिए इनका शिकार करने पर जो है कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये कई बार मनुष्यों को, उनके स्वास्थ्य को या उनको जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। फिर अनुसूची 6, अनुसूची 6, और इसको तो एमपीपीएससी में पहले ही पूछा जा चुका है, राइट। अनुसूची 6 में ऐसे पौधे हैं एवं क्या है, वनस्पति जिनका उत्पादन एवं संग्रह क्या है, प्रतिबंधित है, राइट। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, गाजर घास, राइट। चलिए, तो अब इसमें ऐसा क्यों कहा गया, देखिए क्या है कि कुछ वनस्पतियां, पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अगर वो वनस्पति और या वो पेड़ पौधे उस क्षेत्र विशेष में रहेंगे तो वहाँ की पूरे इकोसिस्टम को नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए इनका उत्पादन करना, इनका संग्रह करना, संवर्धन करना क्या है, गैर कानूनी माना जाता है, या उसको क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया है। तो ये अनुसूची जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो पिछले एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अनुसूची 5 को आप बहुत अच्छे से याद रखें, राइट। तो ये तो हो गई 6 अनुसूचियां। इसके साथ ही जो हमारा वन्य प्राणी या वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके तहत ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, राइट, क्या है, नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, किसी भी क्षेत्र विशेष को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे सकती है। साथ ही साथ वन्य प्राणी अभ्यारण्य का दर्जा भी दिया जा सकता है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, राइट। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही किसी भी वन क्षेत्र को या तो अभ्यारण्य का या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से ही टाइगर को सुरक्षा दी जाती है, और इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया गया था। तो ये यहाँ पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 हो जाएगा, जिसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको पूरे के पूरे यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछें, इसको अगर हम रिवाइज करें शॉर्ट में, राइट, तो भारत में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 है, जो कि वन्य प्राणियों को सुरक्षा एवं उनका संरक्षण करता है। और इस अधिनियम के तहत जीव जंतुओं का शिकार करना या उनको किसी भी तरीके से परेशान करने पर जो है प्रतिबंध है, राइट। अब ये जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम है, इसमें कुल अनुसूचियां कितनी है, 6 है, राइट। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में कुल अनुसूचियां 6 है, जिसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में ऐसे प्राणियों को रखा जाता है जो अति संकट में है, राइट, अर्थात उनकी सुरक्षा सर्वोच्च है। इसीलिए
अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 के प्राणियों को यदि कोई भी शिकार करता है, क्षति पहुंचाता है, तो उसको अधिकतम सजा दी जाती है, अर्थात इसमें सम्मिलित प्राणियों को सर्वोच्च सुरक्षा दी जाती है। फिर अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में ऐसे जीव जंतु हैं जिनको अनुसूची 1 और 2 की अपेक्षा कम सजा दी जाती है। फिर 5वीं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, अनुसूची 5 में वर्मिन है। क्लियर? अनुसूची 5 में बर्मिन जंतुओं को रखा गया है। बर्मिन क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो मनुष्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, फसलों को, फलों को या स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, उनके शिकार करने की क्या है? अनुमति है। तो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि किस अनुसूची के जीवों का शिकार किया जा सकता है, तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के जीवों का शिकार किया जा सकता है, जैसे चूहा एवं क्या हो जाएगी? फलों को खराब करने वाली चमगादड़। फिर अनुसूची 6 में ऐसे वनस्पति एवं पेड़ पौधों को रखा जाता है जिनका उत्पादन करना, संवर्धन करना एवं संग्रह करना प्रतिबंधित है, क्योंकि ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। क्लियर? चलिए, अब इसी जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम है, इसी के तहत राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है, अभ्यारण्यों की स्थापना की जाती है और इसी के तहत टाइगर प्रोजेक्ट भी स्थापित किए गए थे। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा? भारतीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 या टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया 1973, या इसको ही आप प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जानते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है उसको समझिए। सबसे पहली चीज तो ये कि बाघ को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? सबसे बड़ी आवश्यकता तो ये है कि चूंकि बाघ जो है या टाइगर है, राइट, टाइगर हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। तो टाइगर हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, इसीलिए इसका संरक्षण करना हमारा या भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो बाघ एक तो टाइगर पशु है, साथ ही साथ सर्वे के माध्यम से देखा जाए तो बाघ दुनिया का सबसे पसंदीदा जानवर भी है। तो बाघ दुनिया का सबसे पसंदीदा जानवर है, साथ ही साथ ये क्या है? टाइगर पशु भी है, राइट। तो ये जो है राष्ट्रीय पशु है, दुनिया का सबसे पसंदीदा जानवर है। साथ ही साथ ये एक अम्ब्रेला स्पीसीज भी मानी जाती है। अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में से टाइगर की संख्या में कमी आ रही है तो वहां पर न केवल टाइगर विलुप्त होने की कगार पर है, बल्कि वहां पर जैव विविधता को भी खतरा हो चुका है, राइट। तो यह एक अम्ब्रेला स्पीसीज में मानी जाती है। यदि टाइगर की संख्या में कमी आएगी तो वहां पर पर्यावरण का क्या होगा? क्षरण भी होगा, राइट। और चौथी चीज, टाइगर का शिकार कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है और उसको रोकने के लिए, राइट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारत में टाइगर को पवित्र माना जाता है। टाइगर के नाखून, बाल, राइट, खाल, इनका चूंकि सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व होता है, इसलिए बड़े पैमाने पर टाइगर का जो है शिकार भी किया जाता है। इसीलिए भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी टाइगर को बचाया जाना बहुत ही क्या है? जरूरी है। तो इस वजह से टाइगर को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। और टाइगर को बचाने का जो प्रयास है वो 1973 में शुरू हुआ था। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के माध्यम से ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1973 से, राइट। अब ये बाघ परियोजना है क्या? देखिए, बाघ परियोजना दरअसल अगर हम देखें तो बाघ परियोजना राष्ट्रीय उद्यान के क्या होती है? समान ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में, राइट, बाघ परियोजना वह परियोजना है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष में टाइगर को सुरक्षा दी जाती है। और टाइगर की जो सुरक्षा के इंतजाम है वो राष्ट्रीय उद्यान के क्या होते हैं? समान ही होते हैं। तो जब किसी क्षेत्र विशेष में टाइगर पाए जाते हैं तो चाहे वह राष्ट्रीय उद्यान हो या अभ्यारण्य हो, उसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया जाता है और फिर बाघ को बचाने के लिए जो विशेष निर्देश होते हैं, विशेष स्थितियां होती हैं, उनका पालन किया जाता है। अर्थात टाइगर के सुरक्षा के लिए, राइट,
बाघों को बचाने के लिए पूरे हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है, बाघ के लिए पर्याप्त मांस के या उसके प्रे की व्यवस्था की जाती है, राइट। जो बाढ़ है या अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे टाइगर को क्या किया जाता है, बचाया जाता है। तो बाघ को बचाने की जो टाइगर प्रोजेक्ट है या बाघ परियोजना, उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 से। किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ है? तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। पहला कौन सा बाघ प्रोजेक्ट है? तो भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो विश्व के जो 70% बाघ हैं या टाइगर हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं, इसीलिए भी इनको संरक्षित किया जाना जरूरी है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। भारत में जो इसके जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? कैलाश सांखल्य। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर गैनी मैनफोर्ड जो है टाइगर प्रोजेक्ट के जनक हैं, परंतु भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का नेतृत्व कैलाश सांखल्य ने किया था, इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पहला टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, राइट। और भारत में अब तक कितने 51 संरक्षण जो है उद्यान हो चुके हैं। 1-2 की घोषणा हो चुकी है, उनका नोटिफिकेशन आ जाए तो आप आपके नोट्स में अपडेट कर लेना, राइट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने टाइगरों की सुरक्षा के लिए डीएनए टेस्ट करवाया, और वो कहाँ का है? सतपुड़ा का है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। तो टाइगरों की सुरक्षा के लिए उनका डीएनए टेस्ट करवाया था, वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पहला टाइगर प्रोजेक्ट है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। और सबसे बड़ा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? नागार्जुन सागर। कौन सा है? नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश एवं कहां पर है? तेलंगाना में है। और इसके अलावा सबसे छोटा टाइगर जो रिजर्व है वो कौन सा है? पेंच। अब ध्यान रखना, पेंच पेंच नेशनल पार्क है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो मध्य प्रदेश वाला नहीं, कहाँ का? महाराष्ट्र वाला, राइट। और सबसे ऊंचा कौन सा है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहला हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सबसे बड़ा नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश और कहाँ है? तेलंगाना में। सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा पेंच टाइगर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में। सबसे ऊंचा टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? अब अगर हम देखें तो जो टाइगर की संख्या कितनी है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो जो है कि जो रिपोर्ट है, जो नवीनतम रिपोर्ट है उनके अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं? 2967 बाघ हैं, राइट। तो भारत के कुल जो 2020 की रिपोर्ट है, तो इस फॉरेस्ट जो है रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने 2967 बाघ हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में है 526 टाइगर, उसके बाद में कर्नाटक में 524, फिर महाराष्ट्र में 312। इसकी पिछली जो रिपोर्ट थी उसमें चूंकि कर्नाटक में टाइगरों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए कर्नाटक को टाइगर स्टेट का तगमा दिया जाने लगा था। परंतु बाघ रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा टाइगर पुनः किस में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो जो टाइगर स्टेट का दर्जा है वो पुनः मध्य प्रदेश के पास में वापस आ गया है। हालांकि जो टाइगर स्टेट है ये कोई आधिकारिक पद नहीं है, केवल और केवल जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये उपमा है। तो वर्तमान में टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, जिसमें 526 टाइगर है, फिर कर्नाटक में 524, महाराष्ट्र में 312। और भारत में पहली बार जो टाइगर गणना है कब हुई थी? 1972 में हुई थी। नवीनतम के अनुसार कितने हैं? 1967 हैं। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइट। प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? एलिफेंट हो जाएगा। देखिए हाथी जो है, हाथी भी हमारे जैव विविधता के प्रमुख क्या है? प्राणी है। तो हाथी जैव विविधता के प्रमुख प्राणी है जिनका संरक्षण किया जाना बहुत ही जरूरी है। अब हाथी जो है भारत में लंबे समय से क्या है? भारतीय क्षेत्र में लंबे समय से रहते हैं, लेकिन हाथियों का शिकार किसके लिए किया जाता है? इनके टस्क से लिए, राइट। और इनके टस्क या जिसको क्या कहा जाता है? आइवेरी कहा जाता है। इनके जो टस्क होते हैं,
राइट, ये दांत। तो जो हाथी दांत हैं, स्पेशली हाथी दांत की वजह से हाथियों का क्या होता है, शिकार होता है, क्योंकि जो हाथी दांत हैं इनसे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, साथ ही साथ इनका मेडिसिनल यूज भी बहुत ज्यादा होता है। राइट, तो हाथियों के टस्क को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचने के लिए, दबा मार्केट में बेचने के लिए जो है हाथियों का शिकार किया जाता है, और इसकी वजह से हाथियों की संख्या में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हाथी दांत के लिए, राइट, क्या हो जाएगा, हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। साथ ही साथ वर्तमान समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जंगल जो है कम होते जा रहे हैं, और जंगल कम होने की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह तक जो हाथियों के आने जाने के रास्ते हैं वो समाप्त हो चुके हैं। इस वजह से भी, राइट, इस वजह से भी इनकी संख्या में कमी आ रही है, अर्थात इनके आवास में क्या है, कमी है। तो हाथी दांत के लिए शिकार और आवास में कमी आने की वजह से ही तेजी से भारत में हाथी कम हो रहे थे। इसके वजह से ही उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था आप ये याद रखें, तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट झारखंड के सहभूम से 1992 में प्रारंभ हुआ था, जिसके माध्यम से भारत में टाइगरों को, जिसके माध्यम से एलिफेंट को संरक्षित किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक हाथी कहां पर है, कर्नाटक में है 6049, फिर उसके बाद में असम में है 5729 हाथी, और केरल में लगभग 3054 क्या है, हाथी है। इस तरीके से भारत में कुल हाथियों की संख्या कितनी है, 27,312 से अधिक हाथी पूरे भारत में है। और हाथियों को बचाने के लिए उनको विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। तो विरासत पशु का दर्जा कब दिया गया, अक्टूबर 2010 में। और हाथियों का शिकार ना हो, लोग इससे अवेयर हो सके, इसके लिए विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और हाथियों का शिकार विशेष रूप से किसके लिए होता है, हाथी दांत के लिए उनका शिकार किया जाता है। अब हाथियों के संरक्षण के लिए जो हाथी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। इसको भी आपको याद रखना। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में सोनचिड़िया अभ्यारण्य है, घड़ियाल अभ्यारण्य है, वैसे ही हाथी अभ्यारण्य कहाँ है, बेंगलुरु में। तो हाथी अभ्यारण्य बेंगलुरु में है। साथ ही साथ हाथियों की अवैध हत्या के निगरानी के लिए जो कार्यक्रम है 2003 से चलाया जा रहा है, ताकि अवैध रूप से हाथियों का शिकार ना हो सके। एवं हाथियों के संरक्षण हेतु जो जागरूकता अभियान है उसका नाम क्या है, हाथी मेरे साथी। राइट, तो जो हाथी मेरे साथी एक जागरूकता अभियान है जिसमें हाथियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। यह मई 2011 से प्रारंभ किया गया है और इसका शुभंकर क्या हो जाएगा, गजू हो जाएगा। राइट, और भारत का पहला हाथी अस्पताल कहां पर स्थित किया गया है, मथुरा में, ताकि हाथियों को यदि कोई भी बीमारी होती है तो उनका समय पर क्या किया जा सके, इलाज किया जा सके। राइट, चलिए अब अगला हो जाएगा गिद्ध संरक्षण परियोजना हो जाएगा। राइट, गिद्ध संरक्षण परियोजना हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अनिवार्य होते हैं। और सबसे पहली चीज तो यह है कि गिद्ध क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता है। क्या है, उपभोक्ता है। राइट, पिछली क्लासों में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पर्यावरण में 3 प्रकार के जीव जंतु माने जाते हैं। एक होते हैं उत्पादक, राइट, तो हमारे पर्यावरण में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, और तीसरा क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। राइट, और जो उत्पादकों को जो ग्रहण करते हैं उनको उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता भी फिर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जिनको शाकाहारी कहा जाता है। फिर जो शाकाहारियों को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। और जो मांसाहारियों को ही खाते हैं उनको ही तृतीयक या चतुर्थ उपभोक्ता कहा जाता है, या जिनको प्रीडेटर्स कहा जाता है, या इनको क्या कहा जाता है, सर्वोच्च मांसाहारी कहा जाता है। तो जो बाघ हैं वो सर्वोच्च उपभोक्ता हैं या सर्वोच्च क्या है, ये मांसाहारी हैं। तो
तो बाघ गिद्ध हमारे पर्यावरण के सर्वोच्च उपभोक्ता हैं या सर्वोच्च मांसाहारी हैं। साथ ही साथ ये जीव जंतुओं का मांस खाने में भी या मांस खाकर एक तरीके से उनके अपघटन में भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सर्वोच्च उपभोक्ता है या सर्वोच्च मांसाहारी है, राइट। और पहले गिद्ध पर्याप्त मात्रा में हर जगह पर पाए जाते थे, परंतु गिद्ध की संख्या में अचानक से कमी होना प्रारंभ हो गई। क्यों? क्योंकि जब सरकार ने इस पर गौर किया तो पता चला कि जो गिद्ध हैं उनकी किडनी खराब हो रही, और वो किडनी खराब क्यों हो रही थी? डाइक्लोफेनेक दर्द निवारक पेन किलर की वजह से। देखिए पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे, एक होता है जैव संचयन, राइट, जिसको बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है, और दूसरा मैंने बताया था जैव आवर्धन। क्या? जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई वैसे वैसे कृषि कार्य बढ़ते गए और कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन भी बढ़ा, राइट। तो शुरुआत में तो जो पशुपालन था वो पूरी तरीके से क्या होता था, कृषि पर निर्भर होता था, परंतु अधिक लाभ कमाने के लिए जब बड़े पैमाने पर जानवरों को जो है हाइब्रिड प्रजाति के जानवरों को पाला जाने लगा तो उनके लिए दवाओं का भी प्रयोग किया जाना लगा था, राइट। तो पशुपालन, जो पशुपालक होते थे वो जब भी पशुओं को कोई भी समस्या जाती थी, उनको दर्द होता था, तो जो डाइक्लोफेनेक दर्द निवारक या पेन किलर है वो खिलाते थे। तो कुल मिलाकर भारत में पशुपालन में जो जानवर होते थे, जानवरों को कोई तकलीफ होती थी तो उनको डाइक्लोफेनिक जो है दर्द निवारक दवा दी जाती थी। अब ये जो डाइक्लोफेनिक जो पेन किलर होती थी, ये डाइक्लोफेनिक जो रसायन है वो उन पशुओं के शरीर में ही होता था, और जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो जो पशुपालक होते थे वो उनको बाहर मैदानों में छोड़ते थे, और उसी मृत पशु का या उसी मृत जानवर का जब मांस गिद्ध खाते थे तो उनके शरीर में भी यह डाइक्लोफेनिक जो है रसायन पहुंच जाता था, और यह डाइक्लोफेनिक फिर उनकी किडनी को क्या कर देता था, खराब कर देता था। इसी वजह से गिद्धों की संख्या में अचानक से कमी होने लग गई। इसीलिए गिद्धों को बचाने के लिए वर्ष 2006 से गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से चलाई जा रही है? 2006 से चलाई जा रही है, राइट। और 2006 से चलाई जा रही है। साथ ही साथ गिद्धों को बचाने के लिए जो डाइक्लोफेनिक दर्द निवारक है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ इनके संरक्षण के लिए एक सेव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा? सेव। इसको याद रखना प्रीलिम्स के लिए। सेव का मतलब क्या हुआ? सेविंग एशियास वल्चर। कहां के? एशियास। तो सेविंग एशियास वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और भारत में पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? धर्मपुर, असम में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ गिद्धों को बचाने के लिए एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन, ये 2020 से 2025 के बीच में जो है एक्शन प्लान भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? गेंडा संरक्षण परियोजना या राइनो कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट हो जाएगा, राइट। अब एक चीज यहां पर समझिए, सबसे पहले चीज तो ये गेंडा, राइट, ये गेंडा हो जाएगा। इसका शिकार क्यों किया जाता है? तो देखिए भारत में या पूरे विश्व में जो एक सींग वाला गेंडा होता है, वन हॉर्न्ड राइनो होता है, तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो पूरे दुनिया में कहां पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। तो एक सींग वाला जो गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा, हालांकि गेंडे और दूसरे देशों में भी पाए जाते हैं, तो एक सींग वाला गेंडा मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है। साथ ही साथ जो गेंडे के सींग होते हैं उनका मेडिसिनल यूज ज्यादा होता है। साथ ही साथ इनकी स्किन भी बहुत क्या होती है? हार्ड होती है। तो गेंडे का जो सींग होता है उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए इसका शिकार किया जाता है, राइट। तो एक तो चूंकि संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये भारत में ही पाया जाता है तो इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज इससे क्या होगा कि जो गेंडे हैं, गेंडों का भी क्या होगा? संरक्षण होगा।
तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक सींग वाले गेंडे को बचाने के लिए तथा गेंडे का शिकार कम हो उसके लिए गेंडा संरक्षण परियोजना या राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1987 से ही क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। और चूंकि गेंडा एक संकटग्रस्त प्राणी है इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1987 से चलाया जा रहा है, राइट। और यह किसकी मदद से चलाया जा रहा है, WWF की मदद से। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है उसकी मदद से इंडियन राइनो विजन 2020 जो है ये 2005 में प्रारंभ किया गया था। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो एक सींग वाले गेंडे हैं तथा जो अन्य गेंडे हैं उनको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, राइट, काजीरंगा नेशनल पार्क असम एवं बंगाल में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, इन 2-3 राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो गेंडे भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा, जिसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, और बंगाल में भी जो है एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, राइट। उनके संरक्षण के लिए जो है गेंडा परियोजना 1987 से प्रारंभ की गई है, ठीक है। फिर जो इंडियन राइनो विजन 2020 ये कब प्रारंभ किया गया, 2005 में, किसकी मदद से, WWF की मदद से प्रारंभ किया गया है, राइट। अब जो एक सींग वाले गेंडे हैं वो कहां कहां पाए जाते हैं, उसके लिए एक तो मैंने बताया था मानस अभ्यारण्य, राइट। एक तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राइट। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ मानस अभ्यारण्य ये भी असम में है, और जालदापारा अभ्यारण्य ये देखिए पश्चिम बंगाल। तो ये 3 है, काजीरंगा में सबसे ज्यादा, राइट, असम, फिर मानस अभ्यारण्य असम, और जालदापारा ये एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और इस परियोजना के माध्यम से या इस संरक्षण के माध्यम से गेंडों की संख्या को 2020 तक 3000 जो है करने का लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ गंगा डॉल्फिन संरक्षण क्या हो जाएगी, परियोजना हो जाएगी। देखिए गंगा डॉल्फिन एक ऐसा वन्य प्राणी है जो कि भारत की गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। तो गंगा डॉल्फिन एक ऐसा वन्य प्राणी है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पाई जाता है। साथ ही साथ यह मीठे जल में पाई जाने वाली क्या होती है, डॉल्फिन है। तो यह ऐसी डॉल्फिन है जो मीठे जल में या स्वच्छ जल में क्या होती है, पाई जाती है। तो यह ऐसी डॉल्फिन है जो मीठे जल में या स्वच्छ जल में पाई जाती है तथा भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है, राइट। इसके साथ साथ जो गंगा डॉल्फिन है उसको 5 अक्टूबर 2009 को, कब, 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का भी दर्जा दिया जा चुका है। और इसके संरक्षण के लिए 1997 से ही गंगा डॉल्फिन संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है, राइट। साथ ही साथ गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो कि कहां पर है, भागलपुर बिहार में। क्लियर। अगला हो जाएगा यहाँ पर लाल पांडा परियोजना, राइट। तो ये यहाँ पर आपको लाल पांडा दिख रहा होगा, राइट। लाल पांडा भी, राइट, लाल पांडा एक ऐसा वन्य प्राणी है जो भारत के हिमालयी क्षेत्रों में जाना जाता है और इसको कैट बियर भी कहा जाता है, राइट। तो लाल पांडा ऐसा वन्य प्राणी है जो भारत के हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है और इसको कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। यह भी एक संकटग्रस्त प्राणी है क्योंकि इसके आवासों में कमी आ रही है, इसीलिए इसको जो बचाने का प्रयास है वो 1996 से ही शुरू हो चुका है। तो लाल पांडा को संरक्षण के लिए लाल पांडा परियोजना 1996 में ही प्रारंभ हो चुकी है। और इस परियोजना के माध्यम से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग में पाए जाने वाले लाल पांडा को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग के हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है, राइट। और यहां पर 1996 से ही इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लाल पांडा है वो मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, परंतु कुछ मात्रा में यह भारत में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हंगुल संरक्षण परियोजना हो जाएगा, राइट। अब यहां से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज तो जो हंगुल हो जाएगा, राइट। हंगुल एकमात्र भारत में कहां पर, जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है,
राइट। तो हंगुल एक ऐसा वन्य प्राणी है जो केवल और केवल जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। साथ ही साथ इसको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीरी स्टैग। तो हंगुल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, साथ ही साथ इसको कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। इसीलिए इस हंगुल को बचाने का जो प्रयास है वो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है 1970 से। तो 1970 से ही जो जम्मू कश्मीर सरकार है वह हंगुल को बचाने के लिए हंगुल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला रही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो मस्क डियर है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, मस्क डियर एक ऐसा वन्य प्राणी है, राइट, जिसका अवैध जो शिकार है वो कस्तूरी के लिए किया जाता है। और कस्तूरी क्या होता है? जो कस्तूरी मृग है, राइट, कस्तूरी मृग के जो नर मृग हैं उनके पित्ताशय में एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है जिसको कस्तूरी कहते हैं, और उसके लिए ही इसका क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। तो कस्तूरी मृग एक ऐसा वन्य प्राणी है, राइट, कस्तूरी मृग एक ऐसा वन्य प्राणी है जिसके जो नर मृग हैं उनके पित्ताशय में एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है जिसको कस्तूरी कहते हैं, और उसी के लिए इसका क्या किया जाता है? अवैध शिकार किया जाता है। जो कस्तूरी पदार्थ है उसका रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल टाइक्लोरोपेंटा डाइकेनॉल है, राइट। कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना 1970 से प्रारंभ की गई है केदारनाथ उत्तराखंड में, राइट। और दो जो अभ्यारण्य अगर हम देखें तो एक तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हो जाएगा। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है और बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। इन अभ्यारण्यों में कस्तूरी मृग या मस्क डियर को जो है बचाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों को बचाने वाले विभिन्न परियोजनाओं को या प्रोजेक्ट को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, राइट। अब हम जो है वन्य प्राणी संरक्षण संस्थाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। तो वन्य प्राणियों से संबंधित अधिनियम को या एक्ट को हमने समझ लिया है। अब जो वन्य प्राणी संरक्षण संस्थाएं हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ से भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय वन्य जीव जंतु भारतीय वन्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड कहाँ है? चेन्नई में है। फिर जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में। और पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। साथ ही साथ राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का गठन वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा क्या किया गया है? राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया है। तो ये वन्य जीव संरक्षण संस्थाएं हैं। अब चूंकि जैव विविधता से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि जैव विविधता का टॉपिक जो है हमारा समाप्त होने वाला, जिसमें पहले हमने जैव विविधता समझा और जैव विविधता के संरक्षण को हम पिछले 2-3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। तो जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, भारत का टाइगर राज्य। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि टाइगर राज्य का तगमा ये संविधान द्वारा या किसी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा या संवैधानिक टाइटल नहीं है। दरअसल पहले मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा या भारत में सबसे ज्यादा टाइगर भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते थे, इसलिए टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता था। फिर बीच में टाइगरों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई कर्नाटक में, तो कर्नाटक को टाइगर स्टेट कहा जाने लगा। और जो पिछली बाघ रिपोर्ट है उसके अनुसार 526 जो बाघ है वो फिर से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, इसलिए टाइगर स्टेट
पुनः क्या है, मध्य प्रदेश है। वन किस सूची के विषय है, अर्थात वन के संबंध में कानून कौन बना सकता है, दोनों समवर्ती सूची, तो वन समवर्ती सूची के विषय है, अर्थात इस विषय पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। फिर जो सामाजिक वन की योजना है, राइट, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक वन की योजना प्रारंभ की गई थी 1976 में। हरा सोना की उपमा किसे दी जाती है, वनों को दी जाती है। फिर हाथी के दांतों का जो श्वेत पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, आइवरी कहते हैं। तो हाथी दांत का जो प्रयोग है वो दबाव में किया जाता है और जो सफेद पदार्थ होता है उसको आइवरी कहते हैं, जिससे गहने बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। फिर विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, येलो स्टोन। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क पहला राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का द्वीप जो केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, कजिन द्वीप हो जाएगा। एशियाई सिंहों का घर क्या है, एकमात्र गिर अभ्यारण्य गुजरात। फिर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। भारत में जैव विविधता का प्रतिशत कितना है, 7.5 से 8%। किसका, विश्व का। तो विश्व की जो संपूर्ण जैव विविधता है उसमें भारत का कितना प्रतिशत है, 7.5 से 8% हिस्सा है। भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है, पूर्वोत्तर के राज्यों को, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में वन क्षेत्र भी है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पति पाई जाती। तो जैव विविधता का द्वार पूर्वोत्तर के राज्य। फिर बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राइट, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान। तो राष्ट्रीय मरुस्थल जो उद्यान है वह बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर चिंकारा मिलता है। अपना वन अपना धन परियोजना किस राज्य में प्रचलित है, हिमाचल प्रदेश में। फिर राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई थी, 2008 में। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है, जो कि 2003 में स्थापित है। तो इस तरीके से हमने भारत में जैव विविधता, इस तरीके से हमने जैव विविधता, भारत में जैव विविधता का संरक्षण को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।